दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ बकेट पर। चुनावी महासंग्राम शुरू हो चुका है और यूपी के चुनाव में कौन मारेगा बाजी यह जानने के लिए लगातार न्यूज़ बकेट आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा है। अब बात हम करेंगे उन कैंडिडेट्स की जो इस चुनावी माहौल में, इस मैदान में उतरने जा रहे हैं और इस संग्राम का रणनीति वो कैसे तय करेंगे, ये सब जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हैं रोहनिया विधानसभा से राजेश्वर पटेल जी, इनसे बातचीत करते हैं और चुनावी रणनीति के बारे में समझेंगे, चुनावी माहौल के बारे में समझेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ बकेट पर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थोड़ा सा हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपको अगर लोग समझना चाहें कि राजेश्वर पटेल कौन है तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? मैं मूलतः चांदपुर ग्राम सभा का निवासी हूँ। मैं एक राष्ट्रीय स्तर का कबड्डी खिलाड़ी रहा, रेलवे में कार्यरत रहा और जब तक खेला तब तक नौकरी की। जैसे ही खेल से संन्यास लिया उसी समय से मैंने रेलवे की नौकरी से बीआरएस ले लिया। बीआरएस लेने के बाद आपने महाविद्यालय खोल लिए और माना ये जाता है कि महाविद्यालय में शिक्षा में जिनकी काफ़ी अच्छी विभाग में पकड़ होती है उन्हीं के पास ये सब रहता है। तो इसमें किस तरह की आपको चुनौती आई महाविद्यालय चलाने में, और अभी कितने महाविद्यालय बनारस में चल रहे हैं? बनारस में बहुत महाविद्यालय चल रहे हैं, मगर विद्यालय जो व्यावसायिक रूप में लिया था उस रूप में मेरा विद्यालय नहीं है। मेरे पास एक LKG से ले PG तक चांदपुर में स्थित है, BEd BTC और इंटर कॉलेज कोरोना में स्थित है। एक विद्यालय मेरा और है अखरी ग्राम सभा में, वहाँ पर इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की जाती है। अब आप शिक्षा विभाग से, पहले रेलवे से होते हुए शिक्षा विभाग में, अब उसके बाद राजनीति में आ गए हैं। राजनीति में क्या करना चाहते हैं? क्यों आपको इंटरेस्ट लगा कि इसमें आना चाहिए? वर्तमान समय में राजनीति की जो बिगड़ी स्थिति है उससे उसकी जानकारियाँ प्राप्त करते हुए यह लगा कि अब कुछ समाज सेवा के रूप में कार्य किया जाए, इसलिए मैं राजनीति में आया। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा आपसे कितनी मेल खाती? क्यों कांग्रेस से ही आपने चुना? बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं राज्य में। वर्तमान समय में यूपी में जातवाद की पार्टियां बहुत ज़रूरत से ज़्यादा चरम सीमा पर हैं और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई जाति का बोलबाला नहीं है, जातिवादी पार्टी नहीं है, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी को चुना। तो अब चुनाव की बारी है, आपकी परीक्षा की घड़ी है, उम्मीदवारी आप करने के लिए ताल ठोक रहे हैं। लखनऊ भी गए थे आप, इंटरव्यू वगैरह भी हुआ, प्रोफाइल भी वहाँ चेक हो रही थी। क्या प्रक्रिया लग रही कि कोई चुनौती देने वाला पार्टी में भी है कि इकलौता कैंडिडेट आप ही हैं? ये तो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। पार्टी यदि हमको लड़ाना, हम पर विश्वास करेगी, उनकी सर्वे चल रही है। तो माननीय प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी जो हैं उनकी टीम सर्वे कर रही है और यदि हमको योग्य समझेगी, प्रत्याशी बनाएंगी तो मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। पार्टी तय करेगी तब? जी हाँ। और खुद की तैयारी कैसी है? खुद की तैयारी अपना, ये तो हम 2012 में चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, टिकट नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ा। 2014 में 22 चुनाव हुआ। श्रीमती अनुप्रिया जी यहाँ से विधायक थी, उन्होंने मिर्ज़ापुर से लोकसभा का चुनाव लड़ी, जीत गई, सीट खाली हुआ। 14 में टिकट नहीं मिला, मैंने कोई विरोध नहीं किया। फिर 17 में हमारे पार्टी समाजवादी पार्टी से ऐलान हो गया और चूँकि ये हमारा जो रोहनिया विधानसभा था समाजवादी पार्टी के खाते में चला गया, टिकट नहीं मिला, मैंने कोई विरोध नहीं, पार्टी में पड़े हुए हैं। अभी कितने सालों से आप जिला अध्यक्ष हैं पार्टी को? पार्टी में करीब लगभग 1.5 साल से, जब प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनी है तब से हमें बनारस जैसे जनपद का जिला अध्यक्ष का प्रभार दिए है, मैं निर्वाह कर रहा हूँ। तो ये बताइए कि जैसे कांग्रेस के वोट बैंक की बात करें या वोट परसेंटेज की बात करें, बनारस में कोई जनाधार खास तौर पर दिखता नहीं है। कैसे, क्या चुनौती है आपके सामने एक जिला अध्यक्ष के तौर पर भी? इन 1.5 सालों में आपने क्या किया और उसमें कुछ आपको पॉजिटिविटी दिख रही है क्या? कांग्रेस पार्टी एक देश के अंदर सबसे पुरानी पार्टी है। इसमें इसका वोट बैंक किसी एक जाति का नहीं है, सब जाति का है। सभी जाति के लोग इसके वोटर हैं। बीच में कुछ कांग्रेस दबी हुई थी, जब से उत्तर प्रदेश के प्रभारी बहन प्रियंका गांधी ने जिम्मेदारी ली है तब से कांग्रेस में एक नई जान आई है और हर कार्यकर्ता उत्साहित होकर के कार्य कर रहा है। और जहां तक उम्मीद किया कि अभी चुनाव के 5-6 महीने में यह स्थिति होगी कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पंचायत चुनाव में वो झलक देखने को मिला कि कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी पंचायत चुनाव में जीत नहीं दर्ज कर सका। मजबूरन आप लोगों को एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को बधाई तक देना पड़ा। तो बहुत सारे पार्टियों में जैसे समाजवादी पार्टी और भाजपा में कड़ी टक्कर थी, बसपा के भी कुछ कैंडिडेट निकले, बनारस में उस तरह के खास वर्चस्व नहीं है। माफ़ करिएगा भाई साहब, आपको पूर्ण जानकारी नहीं है। हमारे 5 प्रत्याशी जीते थे और इससे पहले
जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी नहीं उतारती थी। इस बार प्रत्याशी उतारी, क्योंकि प्रत्याशियों को चयन करने में देर हुआ। बाद में हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि जिला पंचायत का चुनाव पार्टी लेवल पर लड़ाया जाएगा, क्योंकि इसका सिंबल नहीं होता है। हमने प्रत्याशी कुल 32 प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें हमारे 5 प्रत्याशी जीते हैं और 7 प्रत्याशी सेकेंड पोजीशन पर रहे हैं और 8 थर्ड पोजीशन पर रहे हैं। 5 प्रत्याशी हमारे जीते हैं और एक कांग्रेस का प्रत्याशी, क्योंकि उसको टिकट नहीं मिला, दूसरे निर्दल प्रत्याशी लड़ा था, वह भी जीत करके फिर जीता और फिर कांग्रेस में आया। हमारे 6 प्रत्याशी जिला पंचायत चुनाव जीते हैं। ठीक है। हम जब ग्राउंड पर उतर रहे थे, हमने जानने की ये कोशिश की कि कौन से पार्टी के लोग जनता के बीच में अपनी जगह बना रहे हैं। हर तरफ लोग या तो सपा का नाम ले रहे हैं या भाजपा का नाम ले रहे हैं। युवाओं के लिए कांग्रेस का कोई खास विकल्प बनता हुआ नहीं दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि पब्लिक के बीच में किस तरह के मुद्दों को ले जाने की ज़रूरत है जो कांग्रेस अभी नहीं ले जा रही है? पहली बात कि कौन पार्टी क्या कर रहा है उससे मुझसे मतलब नहीं है। हम क्या कर रहे हैं मुझे अपने से मतलब है। हम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लोग बहुत तीव्र गति में जोड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, और यही स्थिति रही तो पहले भी बोल चुका हूँ कि 2022 में मुझे कोई उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। कैसे सरकार बनेगी? कई लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के बनारस वाले गुट में भी अंदरूनी कलह चल रहा है, कई गुटों में बटा हुआ है, तो पहले अंदरूनी लड़ाई लड़ेंगे कि जनता के बीच जाकर अपने विरोधियों से लड़ेंगे? देखिए, एक बात बता दें, हम सब एक समाज से बिलोंग करते हैं, बड़ा परिवार है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। कोई ऐसा दल बता दीजिए जिसमें कोई यानी किसी प्रकार का तू में न हो। बड़ा परिवार है, थोड़ा बहुत तू में होता है। हम लोग आपस में बैठ करके उसका निर्णय कर लेंगे। हमारे वरिष्ठ लोग जो हैं उसका समाधान कर लिए। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि कुछ लोग नाखुश होकर के इस्तीफा दिए। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय सचिव माननीय राजेश तिवारी जी आए और सभी लोगों को बैठाए, सभी लोगों ने अपना इस्तीफा वापस लिया। सब ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। आप बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, लेकिन पार्लियामेंट में उसको विपक्ष का दर्जा तक नहीं मिला है, और अखिलेश यादव बार बार इस बात को दोहराते भी रहे हैं कि कांग्रेस अब छोटी पार्टी बन चुकी है। इस बात को जितना जल्दी मान ले वही उनके लिए लाभकारी होगा। तो जनता के बीच में क्यों ऐसा हुआ कि कांग्रेस जो इतिहास को आप बता रहे हैं उसे सिकुड़ती चली गई? अभी तक वो चिल्लाते हैं कि 70 साल से कांग्रेस की सरकार है। यदि छोटी पार्टी रहे तो 70 साल से सरकार कैसे बनाती रही? और रही बात छोटी पार्टी, छोटा किसी को वही कहता है जो खुद को छोटा होता है। अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं जिनसे आपका गठबंधन भी रहा। गठबंधन हुआ, ये थोड़ा सा चूक हुई है हमारे वरिष्ठ लोगों से, मगर ये मैं नहीं कहूँगा। मगर ऐसी बात अखिलेश जी कहते हैं तो उनकी भूल है। क्षेत्रीय पार्टियां इस चुनाव में काफ़ी रोल अदा करने जा रही हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है सुहेल देव, और भी छोटे छोटे पार्टियों को लेकर वो गठबंधन की बात कर रहे हैं। वैसे को लग रहा है आपको कि चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा? गठबंधन हमारी पार्टी किसी से नहीं गई, जैसा हमारा वरिष्ठों से बात हो रही है, हमारे सीनियरों से, और गठबंधन करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। कांग्रेस फुल फ्लिप करके सरकार बनाएगी। रोहनिया विधानसभा माना जाता है कि ओबीसी का एक तरह से गढ़ है। इसमें कुर्मी समाज के लोग ज़्यादातर वोट प्रभावित करते हैं, मतलब इस क्षेत्र में। तो उसी समाज से आप भी आते हैं। अपना दल का इसमें काफ़ी वर्चस्व भी है। कई बार देखा गया कि अपना दल के कारण ही भाजपा को भी ये सीट मिली है, इस बार भी था। उसमें कैसे सेंध लगेगी, उसके लिए क्या रणनीति? सेंध लगाने की जरूरत नहीं है कि अपना दल में हम सेंध लगाएंगे। जनता कुर्मियों को सबने छलावा किया है, चाहे समाज की पार्टी बनाए हो, चाहे भाजपा के साथ जुड़े, भाजपा भी वही किया, सपा के साथ जुड़े सपा किया, बसपा के साथ बसपा किया। अब कांग्रेस के साथ वह अच्छी तरह से जोड़ रहे हैं, और जिस तरह से हमारे प्रदेश में और देश में कुर्मियों को सम्मान कांग्रेस पार्टी दे रही है, इसलिए कुर्मी समाज उनके साथ जुड़ेगा। कुर्मी समाज से ही आती हैं अनुप्रिया पटेल, उनको इस बार मंत्रालय में भी जगह मिली है केंद्र सरकार के। तो इस लिहाज से अगर बात करें तो उनका कहना है कि यही सरकार है जो कुर्मियों को समझ रही है, उनको सही जगह दे रही है। सही जगह देना हो तो जब सरकार बनी थी, पिछले सरकार में भी उनको कुछ दिनों पहले जब विधानसभा चुनाव आता है तो उनको मंत्रिमंडल का लालच दिया जाता है, मंत्री बनाया जाता है। तो जब अनुप्रिया जी जीती थी तो उस समय अनुप्रिया जी को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? उस समय बना दी हो तो मैं समझता कि कुर्मियों को सम्मान दे रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश चुनाव 4-6 महीने बच गए चुनाव, तो उन्होंने कैबिनेट मंत्री बना दे रहे हैं। यदि कैबिनेट मंत्री बनाना तो उसी समय बना दिए होते, तो मैं समझता कि ये कुर्मियों के हितैषी हैं। अब आशीष जी की बात कुछ भी सुनने में आ रहा है, तो आशीष जी को पहले बना दिए होते। अब 6 महीना रहा
ये छलावा देने की बात है सर, और कुछ नहीं है। तो ये बताइए, जैसे आप गांव में जाएंगे, गांव में जो बेस वोटर हैं, SC ST समाज के लोग हैं, OBC के लोग हैं, उनका भरोसा कांग्रेस पे नहीं है। इस बात को आप मानते हो या नहीं मानते हो? ये बात है कि उनका भरोसा कांग्रेस में नहीं, तो भरोसे को लेकर एक जो कमी है कांग्रेस में, उसको कैसे दूर करेंगे? उसके लिए क्या फार्मूला है आपके? SC कांग्रेस का बेस वोट माना जाता था, तभी था कि ब्राह्मण, माइनॉरिटी और दलित, यही कांग्रेस का बेस वोट माना था। कहीं ये लोग भटके हैं, और इस बात को वो लोग समझ चुके हैं कि हम भटक चुके थे, अब हमें लौट करके अपने घर में आ जाना चाहिए जहाँ पर हम मूल रहते थे। तो कांग्रेस क्या देगी उनको? घर में आएंगे तो कुछ सम्मान देगी, क्या देगी उनको? सम्मान में न तो कल भी कमी नहीं थी और आज भी कमी नहीं है, और भविष्य में मैं समझता हूँ कि उनको कोई कमी नहीं होगी। तो सरकार बनाने की स्थिति में है? बिल्कुल बनेगा। आप कैसे? पहले तो लोग कह रहे हैं कि नेता ही नहीं तय हो पा रहे, कि प्रियंका गांधी को नेतृत्व करना है, कि राहुल गांधी को करना है, कि सोनिया गांधी को करना है। उसी में अंतरकलह चल रहा है। जितने बड़े बुजुर्ग नेता हैं कांग्रेस के, वो आपस में गुट बना के काम कर रहे हैं। मैंने पहले कह दिया कि ये हाई लेवल की बात है। ये हमारे जो उच्च लेवल के नेता हैं वो इस बात को समझ रहे हैं, और किसको बनाना है वो जल्दी आपके सामने आ जाएगी। मोदी योगी से कैसे निपटारा पाएंगे? मोदी योगी से कोई निपटारा कहाँ करने जाएंगे? हम उनसे क्यों निपटारा करने जाएं? हम चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव जीतेंगे। अन्न महोत्सव मनाया गया, बताया गया कि 15 करोड़ लोगों को विशेष तौर पर अन्न बांटा गया। उससे जनता काफी प्रभावित भी हुई है, और कह रहे हैं कि भूखे लोगों को, 80 करोड़ लोगों को लॉकडाउन में सेवा की गई। ये भूखे हुए कैसे? भूखा बनाया किसने? किसने बनाया भूखा? अन्न देने से उनका भविष्य बनेगा? अन्न देने से उनका भविष्य नहीं बनेगा सर। ये भीख देने के लिए जनता भीख से नहीं, उनको रोजगार दीजिए, उनको कारोबार दीजिए, इससे उनका भविष्य बनेगा। अब हम आपके सीधे सीधे रोहनिया विधानसभा पर ही आ जाते हैं। आपके भीतर क्या प्लान चल रहा है? अभी कल हमने देखा कि रोहनिया के जो विधायक थे, उन्होंने जल निकासी को लेकर कहा कि एक मास्टर स्ट्रोक प्लान है, जो BLW के महाप्रबंधक और जिला प्रशासन के साथ मिलकर एक फॉर्मूला तैयार हुआ कि अब पूरे विधानसभा से जल निकासी का संकट जो है लगातार कई वर्षों से, वो खत्म हो जाएगा। बरसात अभी हुई है क्या? 4.5 साल बरसात नहीं हुई थी? ये 4.5 साल भी तो बरसात हुई होगी। आज क्यों उनको इस बात की चिंता हो रही है? यहाँ तो सिलापट लग गया है। अभी तो हमसे पूछ रहे थे कि एक अभी जैसे भाई थे, सिलापट लग चुका है, रोड बनाने गिट्टी गिरा हुआ है, जाके करोती में देख लीजिए, रोड बड़ा सा सिलापट लगा हुआ है, और वहाँ पर अभी उसका खाली गिट्टी गिरा है, कुछ गिट्टी फैलाया गया है ऐसे। और उसी तरह अब जल निकासी की बात करें, इससे पहले भी तो हो सकती थी, अब हो रही है, तो क्या दिक्कत? अब हो रही है। ये चुनावी लालच देकर के काम करते हैं। जैसे इससे पहले था कि 15 लाख रुपया खाते में आएंगे, और अनाज देने की बात है, फूड सिक्योरिटी बिल किसने, इन्होंने पैदा बनाया है, वो कांग्रेस की देन है सर। उनको तो राशन देना ही देना है। लोग एक बात और कहते हैं कि विपक्ष जहां कमजोर हुई, वहीं पे जनता का शोषण शुरू हो गया। आप लोग सड़क पर उतरे नहीं, इन सब बुनियादी मुद्दों को लेकर उतने एक्टिव नहीं हुए, इसलिए इन लोगों का ध्यान नहीं गया और जनता तब तक परेशानी में रही। वर्तमान सरकार का जितना विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया, उतना और किसी दल ने किया नहीं है। विपक्ष में हैं, हम खुलकर उनका विरोध करते थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे जब तक जनता के अहित में काम करेंगे। अखिलेश यादव कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाना चाहिए। अखिलेश जी खाली जितना बीजेपी वाले बोलते हैं उतना बोल देते हैं, उतना फुलझड़ी छोड़ देते हैं, वो नहीं कुछ कह। रोहनिया में आपकी टक्कर किससे है? बीजेपी के कैंडिडेट से होगी कि समाजवादी पार्टी? मैं किसी को टक्कर देना है, मैं चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ूंगा। कैसे जीतेंगे? यहाँ के लोग तो जातिगत समीकरण में बटे हुए हैं। नहीं, हमारे कांग्रेस पार्टी में ना तो कोई जाति है न पात है। हमारे जितने सहयोगी हैं, शुभचिंतक, हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, जी जान से लेंगे, और चुनाव मेरी नहीं है, हमारे सारे कार्यकर्ताओं की है। हमारे सारे कार्यकर्ता चुनाव जीतेंगे। युवाओं के लिए, रोहनिया विधानसभा के जो युवा लोग आपको सुन रहे होंगे, अगर मान लीजिए कि आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं, तो क्या समझे कि आने वाले विधायक हम लोगों के लिए क्या करने वाले हैं? यहाँ के जो युवा हैं, युवाओं से मैं बचपन से उनके बीच में हूँ। हमारे व्यक्तित्व, हमारे बात विचार से वो पूरी तरह प्रभावित है, और मुझे अच्छी तरह जानता है। मैं कहीं उड़ के नहीं आया हूँ, इसी विधानसभा क्षेत्र में पैदा हुआ हूँ, इसी जमीन पर मैं खेला, बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, नौकरी किया, फिर विद्यालय का जो संचालन मिला, जो भी मुझे काम मिला है, हम अपने लोगों के बात और व्यवहार और व्यक्तित्व पर चुनाव लड़ेंगे। तो आप लोकल फॉर वोकल के फॉर्मूले पर जा रहे हैं? बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, लोकल होने के नाते। जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त हैं? एकदम। हमें जीत हमारे लोगों पर डिपेंड है।
हम अपने लोगों पर पूर्ण भरोसा करते हैं। इससे पहले टिकट की बात करते हैं कि टिकट मिल पाएगा पार्टी से, आपको लगता है? पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं मिलेगी नहीं लड़ेंगे। एकदम आश्वस्त है, कोई बगावत भी नहीं करेंगे? अरे 3 चुनाव ड्रॉप किया हूँ, यदि बगावत करना तो 12 में कर दिए होते, 14 में कर दिए होते, 17 में कर दिए होते। पार्टी टिकट देगी चुनाव लड़ूंगा, नहीं देगी नहीं लड़ूंगा। ये एक तरह से धैर्य की परीक्षा की घड़ी भी है। धैर्य की परीक्षा तो हम करीब 2 चुनाव से देखते चला रहा हूँ, 10 साल से यही हुआ। 12 में टिकट नहीं मिला, फिर 22 चुनाव हुआ उसमें नहीं मिला, 17 में लांच में चला गया। यदि मुझे बगावत करना तो मैं लड़ गया होता। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आगे जब आपको टिकट मिले और चुनावी मैदान में आए तो फिर हमारी बातचीत होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत। तो ये हमारे साथ थे राजेश्वर पटेल जी, कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार। बहुत खुल के इन्होंने बात कही है। आगे आने वाले चुनाव में जैसे जैसे और भी मुद्दा गरमाएगा तब तक हम और भी लोगों से बातचीत करके आपको बताते रहेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ बकेट। दीजिए अब यहाँ से इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।